पहले यूरिया टाइम से मिल जाया करती थी, अब यूरिया नहीं मिलती टाइम से, और इस पे आप लोग आपसे शिकायत करते हैं। ये फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री अलग है, कृषि मंत्रालय अलग है, सरकार भरपूर कोशिश कर रही है। नहीं सर, बहुत समस्या सर, हम समस्या है, लेकिन कहते रहे सबकी सामूहिक जवाबदारी है। जवाबदारी से बचना उचित नहीं है किसी भी हालत में। लेकिन एक पाप आपके माथे पर गलत चढ़ता है। हमसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि शिवराज जी से पूछेगा कि यूरिया जो है वो टाइम पे नहीं मिलती है, खाद टाइम पे नहीं मिलती है। ये आपका मंत्रालय नहीं है ना? ये बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि भाई 8-8 घंटा आधार कार्ड लिए खड़े रहते हैं तब जाके यूरिया मिलता है, पहले यूरिया टाइम से मिल जाया करती थी, अब यूरिया नहीं मिलती टाइम से, और इस पे आप लोग आपसे शिकायत करते हैं। तो हमको लगा पूछ लिया अब आपसे, हम तो टेक्निकल समझ रहे हैं लेकिन थोड़ा आप समझा देंगे तो। नहीं, देखिए, सरकार में तो उत्तरदायित्व सबका होता है। हाँ। और इसलिए मैं मिनिस्ट्री, ये फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री अलग है, जेपी नड्डा जी की मिनिस्ट्री है, कृषि मंत्रालय अलग है। नहीं, हम लोगों की मिनिस्ट्री है, लेकिन मंत्रालय अलग अलग रहते हैं, लेकिन सरकार भरपूर कोशिश कर रही है। देखिए, जिस तरह की, नहीं सर, बहुत समस्या सर, हम समस्या है, लेकिन जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, हाँ, उसके कारण जहाँ से इंपोर्ट होके टाइम पे आता था उसमें व्यवधान पैदा हुआ। आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण कई तरह की परिस्थितियां पैदा हुई। मार्ग ऐसे लंबे हो गए कि 18 दिन में आने वाला 40 दिन में आएगा वहाँ से खाद, क्योंकि जिस रूट से आता था उस रूट से नहीं आ सकता युद्ध के खतरे के कारण। लेकिन बावजूद उसके खाद की आपूर्ति के भरपूर प्रयास निरंतर जारी है। ये बात सच है कि कई बार किसी जिले विशेष में या किसी स्थान विशेष में दिक्कत हो सकती है, वो वितरण की समस्याएं भी हो सकती है, उसको भी दूर करना, मैं नहीं कहता कि जवाबदारी, तो हम सबकी सामूहिक जवाबदारी है। जवाबदारी से बचना उचित नहीं है किसी भी हालत में। तो मैं समझता हूँ कि फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की कोशिश कर रही है। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे, वितरण में जो राज्य सरकारों को भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि हमने 3-4 फैसले अभी किए। नंबर 1, कई जगह नकली पेस्टिसाइड और खाद एक समस्या बना हुआ था। मैंने खुद मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी, मैंने कृषि मंत्रियों की बैठक की, और कठोरतम कार्रवाई कैसे हो सकती है। कई जगह कठोरतम कार्रवाई हुई, अब राजस्थान में बहुत कार्रवाइयाँ हुई। हमने भी अपनी टीम भेजी कि जांच करो किसान के साथ धोखा कैसे होता है। ये तो पाप है अगर किसान को घटिया कोई चीज़ दे। नकली का मतलब घटिया, जिसमें घटिया बीज, घटिया खाद, घटिया पेस्टिसाइड। अब विदिशा में हमने एक कंपनी पर कार्रवाई की, जब पेस्टिसाइड डाला तो फसल ही सूख गई। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जिस पर कड़ाई से कदम उठाने की ज़रूरत है। अगर कहीं ब्लैक होता है फर्टिलाइजर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्र भी अपनी टीम भेजती है, लेकिन केंद्र के पास बहुत सीमित लोग हैं, तो वहाँ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसलिए वितरण की व्यवस्था को कैसे चाक चौबंद बनाई जाए वो भी। और मैंने ये बताई कि परिस्थिति बस कुछ दिक्कतें पैदा होती है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण भी हुई है, लेकिन बावजूद इसके आप देखेंगे तो खाद आ रहा है। वितरण की व्यवस्था और ठीक करनी चाहिए, और कैसे हम अधिकतम खाद ला सकते हैं, लाने की कोशिश हो रही। एक चीज़ और होती, डाइवर्ट भी होता है खाद। यूरिया जैसा खाद कई बार डाइवर्ट होता है इंडस्ट्री में। अब ये सब्सिडी पे खाद आता है। आप जानते हैं कि 266 की यूरिया की बोरी जो किसान को मिल रही है, उसकी कीमत 2100 रुपया कम से कम सरकार को देनी पड़ती है। तो सब्सिडी होने के कारण भी डाइवर्ट होके वो दूसरी चीज़ों में चला जाता है, उसको भी रोकने की कोशिश होनी चाहिए। किसान को दिक्कत, हमारी दिक्कत है, और मिलके हम लोग कोशिश करेंगे राज्य सरकारों के साथ कि ये दिक्कत दूर हो। ठीक है, मैं यूपी से आता हूँ सर। हमारे यहाँ गन्ना किसानों ने हमसे बहुत कहा कि 4 साल हो गया दाम नहीं बढ़ रहा है, कंपनी जो है पैसा कमा रही है, अच्छा, गन्ना किसान जो है वो परेशान हो रहा है। उसको लगता है गन्ना किसान की भी पर क्विंटल, गन्ना किसान के भी MSP बढ़ाई गई है, आप जानते हैं, हर साल बढ़ती है। बीते कुछ सालों में नहीं बढ़ी है। नहीं, तभी शिकायत उन्होंने की है। लगभग हर साल बढ़ती है। पहले ये होता था कि मिल से पैसा मिलने में ही गन्ना किसानों को बहुत दिक्कत होती थी, बीच में उसमें भी बहुत सुधार हुआ है। लेकिन कुछ तो खेतीबाड़ी से संबंधित दिक्कतें रहती हैं, उनको भी दूर करने की जरूरत है, वो करने के प्रयास जारी रहेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजर पर ध्यान दीजिएगा। आप क्योंकि मामा हैं तो कृषि में महिलाओं की भूमिका क्या देखते हैं आप, और उनको कैसे और बढ़ाया जाए, उनको कैसे और शामिल किया जाए, इस और भी कुछ सोचा आपने?
देखिए, भारत में आधी खेती तो बहनें ही करती है और मोदी जी की सरकार ने बहुत प्रयास किया है। आप देखेंगे कृषि सखी, बैंक सखी, ड्रोन दीदी, अलग अलग कामों के लिए बहनों का उपयोग किया है, उनको ट्रेनिंग भी दी है। और दूसरे कृषि के कार्यों में अगर आप देखें तो लगभग 50% काम बहनें ही करती है, माताएं बहनें। तो उनको भी जोड़ के कृषि से वो कैसे सशक्त हो, उसके प्रयत्न भी लगातार जारी है। ठीक है। ये सच है कि आपने कभी सोचा था कि शादी नहीं करूंगा मैं? नहीं, ये प्रारंभ में ये मन में था कि पूरे समय काम करते रहना है, लेकिन परिवार की जिद थी कि विवाह करना चाहिए। और जब मैं एमएलए बन गया तो उसके बाद ये परिवार ने, ये परिवार का मतलब पिताजी, माताजी का स्वर्गवास मेरी बचपन में हो गया था, पिताजी, बहन, भाई, तो फिर मुझे लगा कि विवाह करके काम करना चाहिए। तो परिवार ने जिस लड़की को देख के मुझे कहा कि तुम भी देख लो। ठीक है, हमने देखा, तब से देख ही रहे हैं। तो तब से देख रहे हैं, आज तक देख ही रहे हैं। ये आपने सर महिलाओं का एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत बढ़ा दिया है। अब महिलाएं कहती कि शिवराज जी को देखो, आमतौर पर जो पुरुष होते कहते हैं हम बिजी हैं, तो कहती हैं देखो शिवराज जी भी तो बिजी, मुख्यमंत्री रहे उसके बाद भी मैडम साथ में रहती हैं और बहुत पसंद करती हैं महिलाएं जो आप लोग साथ में जाते हैं, साथ में दिखाई पड़ते हैं। कई बार आप वो कहती हैं कि उनके पापा इधर आओ, और ये सब रील वायरल हुआती है। मतलब आमतौर पर राजनेता लोग बचते हैं, आप थोड़ा सा इस मामले में लड़कियों के लिए स्टैंडर्ड आपने बहुत बढ़ा दिया कि ऐसा हस्बैंड होना चाहिए। देखिए, भारत में जो परिवार की अवधारणा है, हमारे यहाँ तो अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए हम ये कहें कि तू दूर रहे, तू दूर रहे, हम जहाँ परिवार को साथ रहना चाहिए, जितने भी धार्मिक काम होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, मंदिर में जाके पूजा करनी है, या हम तो सोच समझ के भी कहीं पर्यटन के लिए भी जाते हैं तो वो तो मंदिरों में ही जाना होता है लगभग, तो क्यों परिवार साथ नहीं रहना चाहिए? भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं अद्भुत है। हमारे हर त्योहार और पर्व अद्भुत है। अब हमने नवरात्रि का पर्व पूरे उत्साह से मनाया, उस समय काम भी करता रहा मैं पूरा, लेकिन अगर अष्टमी की पूजा करनी तो परिवार में बहुएं भी साथ बैठी, हम भी साथ बैठे, बैठे बैठे हमने यज्ञ किया, हवन किया, क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं तो शिवराज जी साधना जी से इतना प्यार करते हैं या मैडम इतनी सख्त हैं कि साथ में रहती हैं? अब मैं और उनके संबंध कैसे, पूरा दुनिया जानती है। क्या परिभाषा? हर परिवार को अपनी संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। शादी हुई तो हमारे एक परंपरा थी, बच्चों की शादी हुई कि निमंत्रण हमारे पूर्वजों को भी देना चाहिए। तो मैंने अपनी 17 पीढ़ियों को आमंत्रित किया, नाम ले लेके। हम नाम लेते थे, पीले चावल डालते थे, दादाजी आप पधारिए, बच्चों की शादी, और महिलाएं गाती थी कि आप आइए। अब ये आज के युग में किसी को लग सकता है कि ये क्या है, लेकिन ये कृतज्ञता का प्रकटीकरण है उनके लिए जिनके कारण आपका अस्तित्व है। सही बात है। जब मंगल का कोई काम आता है और आप हृदय से उनको याद करते हैं कि आप पधारिए, तो आप उस परंपरा को तो याद करते हैं ना, तो उनके प्रति आप आदर प्रकट करते हैं कि आप आए कहाँ से। तो इसका भी अपना महत्व है। तो मैं जितनी भी ऐसी परंपराएं हैं हमारी सनातन संस्कृति की, वो सारी परंपराओं का पालन करना मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। तभी तो ये परंपराएं जीवित रहेगी, नहीं तो लोग भूल ही जाएंगे। ठीक बात है। लेकिन क्योंकि मैम को लेकर भी लोगों की बड़ी दिलचस्पी, इसलिए आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ मैं। एक दबंग पिक्चर आई थी सर, हमने देखी थी, उसमें एक अच्छा गाना था कि डरता जहां हमसे लेकिन हम तो से डरते। शिवराज जी भी डरते हैं मैडम से? प्यार में डर होता ही नहीं है कहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। प्यार में तो प्यार ही होता है। क्या परिभाषा होती प्यार की? देखिए, प्यार तो एक अद्भुत चीज है। मैं बेटा बेटियों से भी प्यार करता हूँ, मतलब मेरे भांजे भांजियाँ हैं सब। मैं कोई बहन भी आती है तो आज भी आप जाएंगे मध्य प्रदेश में तो कोई भी बहन आके मेरे गले लग जाती है, भैया। तो ये अद्भुत रिश्ता होता है, जो होता है स्नेह का, आत्मीयता का, प्रेम का, और सचमुच में यही जीवन है। जैसे मैंने कहा कि लोगों की सेवा ही भगवान की पूजा है, वैसे ही मैं प्रेम को भी ईश्वर ही मानता हूँ।
बेटा बेटी से प्रेम, बेटा बेटी मतलब मैं केवल अपने बेटा बेटी की बात नहीं कर रहा, जितने हैं वो सब अपने ही तो है। उनसे प्रेम, बहनों से प्रेम, जनता से प्रेम, ये प्रेम अद्भुत है। क्या वैल्यू ऐड की मैम ने आपकी लाइफ में? क्योंकि मैं पढ़ रहा था आपके बारे में कि आपने 3 बच्चियों को गोद ले लिया था, और मुझे कई बार लगता है जिस तरह का राजनीतिक व्यक्ति का जीवन होता है, जिंदगी आसान नहीं होती, इसलिए आमतौर पर ऐसा मौका नहीं मिलता इन बातों करने का। मैडम का क्या रोल रहा आपके जीवन में, आपके विचारों को आगे लाने में, और आज जो एक आप सक्सेसफुल व्यक्ति हैं उसमें? देखिए, हम लोगों ने पहले ही मैंने बताया कि शादी होते ही हमने बेटियों की शादी करना शुरू की। जो निर्धन बेटियां होती थी और जिनको लोग परेशानी महसूस करते थे शादी करने में, तो वो शादियां 92 से हमने शुरू की थी लगातार। उसके बाद मैं एक गांव गया सांसद रहते हुए, तो वहाँ 3 बेटियां थी। एक की उम्र थी 6 महीने, दूसरे की थी शायद 1.5 साल, और तीसरी बेटी 3 साल की थी। उनके माता पिता नहीं थे, और लोगों ने कहा कि अब इन बच्चियों का कुछ करो। तो अपेक्षा ये थी कि कुछ पैसे दे दें। मेरे मन में ये भाव आया कि कुछ पैसे देने से इनका काम नहीं चलेगा, क्योंकि कोई है तो है नहीं माता पिता। तो फिर मन में वही विचार आया कि तू सांसद है तो तेरी तो ड्यूटी है। तो मैंने तीनों बच्चियों को कहा कि मैं अपने साथ ले जाता हूँ। अब लोगों को आश्चर्य हुआ थोड़ा। मैं लेके चला, और रास्ते में मैं चिंतित था कि जब मैं लेके जाऊंगा तो मेरी पत्नी की प्रतिक्रिया क्या होगी, क्योंकि अचानक 3 बेटियों को आ जाना। लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत संतोष है